India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जस्टिस रमन्ना की अहम टिप्पणी, कहा सिर्फ सत्ता परिवर्तन का अधिकार, तानाशाही से सुरक्षा की गारंटी नहीं। संपूर्ण न्यायिक आजादी पर दिया जोर। जज सोशल मीडिया से प्रभावित होकर फैसला न दे। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बंगाल सरकार को भेजा नोटिस। पक्षकार ममता बनर्जी को नोटिस नहीं। गुलशन कुमार मर्डर केस में दोषी रऊफ मर्चेंट की उम्र कैद की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रखा बरकरार। तौरानी के बरी होने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में दाखिल करेगी याचिका। सोने की तस्करी मामले में केरल उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा आदेशित न्यायिक जांच को रद्द करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। India Legal presents Courts Roundup. जस्टिस पीटी देसाई मेमोरियल लेक्चर सीरीज के तहत रूल ऑफ लॉ विषय पर अभिभाषण देते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि चुनाव में शासक बदलने का हक जनता को तो है, लेकिन ये तानाशाही के खिलाफ गारंटी नहीं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण न्यायिक आजादी की जरूरत है, न्यायपालिका पर किसी तरह का दबाव न हो। जस्टिस रमन्ना ने जजों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया की खबरों से प्रभावित न हों और मीडिया ट्रायल के दबाव में आकर जज अपना फैसला न दें। देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने लोकतंत्र और न्यायपालिका पर अहम टिप्पणी की है। जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि जनता ने लोकतंत्र की अपनी जिम्मेदारी हमेशा अच्छी तरह निभाई है और अब उनकी बारी है जिन्हें जनता ने संवैधानिक जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ दिनों में सरकार बदलने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इससे आपको उत्पीड़न से मुक्ति की गारंटी नहीं मिल सकती। जब तक हर व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं होती, तब तक लोकतंत्र के मायने पूरे नहीं होते। The people of independent India have proved themselves to be intelligent and up to the task. The masses have performed their duties reasonably well. Now it is the turn of those who are managing the key organs of the state to ponder if they are living up to the constitutional mandate. It has always been well recognized that the mere right to change the ruler once every few years by itself need not be a guarantee against tyranny. The idea that people are the ultimate sovereign is also to be found in notion of human dignity and autonomy. A public discourse that is both reasoned and reasonable is to be seen as an inherent aspect of human dignity and hence essential to a properly functioning democracy. As Professor Julie Stone observed in his book, The Province of Law. जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये भी राय दी कि जजों को सोशल मीडिया के दबाव में नहीं आना चाहिए, न ही उससे प्रभावित होना चाहिए। मीडिया ट्रायल के बुनियाद पर अदालत को फैसला नहीं देना चाहिए। For the judiciary to apply checks on governmental power and action, it has to have complete freedom. The judiciary cannot be controlled directly or indirectly by the legislature or the executive, or else the rule of law would become illusory. At the same time, judges should not be swayed by the emotional pitch of public opinion either, which is getting amplified
through social media platforms, judges have to be mindful of the fact that the noise thus amplified is not necessarily reflective of what is right and what is majority believes in. चीफ जस्टिस ने कहा है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अहम स्थान रखते हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए तीनों ही बराबर के भागीदार हैं। The importance of the judiciary should not blind us to the fact that the responsibility of safeguarding constitutionalism lies not just on the courts. All the three organs of the state, that is the executive, legislature and the judiciary, are equally repositories of the constitutional trust. The role of the judiciary and scope of judicial actions is limited, as it is only pertains to the facts placed before it. This limitation calls for other organs to assume responsibilities of upholding constitutional values and ensuring justice in the first place, with the judiciary acting as an important check. जस्टिस पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर सीरीज के तहत रूल ऑफ लॉ विषय पर बोलते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस भेजा है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मामले में पक्षकार हैं, लेकिन उनके नाम से कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ। लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा या आर्थिक मदद देने और मुहैया सुरक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई शहरों, कस्बों और गांवों में हुई हिंसा, आगजनी और मनमानी की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार लोगों और कारणों की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकार को वैसे लोगों का पुनर्वास कराने के आदेश दिए जाएं जो अपना घर छोड़कर असम या अन्य राज्यों में विस्थापित हो गए हैं। याचिका में केंद्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए जाएं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद 2 मई से शुरू हुई राजनीतिक हिंसा की अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच और सभी पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश जारी करने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह गोधरा कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था, उसी तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा और बलात्कार की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा था कि मैं मामले की सुनवाई नहीं करना चाहती। बताया जा रहा है कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी कोलकाता से हैं। हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार के अलावा कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। पश्चिम बंगाल की एक 60 साल की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 4 मई की रात को उसके पोते के सामने उसके साथ सामूहिक रेप किया। ब्यूरो रिपोर्ट। टी सीरीज कंपनी के दिवंगत संस्थापक गुलशन कुमार मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है। उधर तौरानी के बरी होने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। इस मामले में 24 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मुंबई सेशन कोर्ट की ओर से रऊफ को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है, क्योंकि वो पहले ही पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज करते हुए रमेश तौरानी को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा। उन पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। तौरानी के बरी होने पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि तौरानी को बरी करने के खिलाफ फिर से अदालत में अपील करेंगे।
अब्दुल रऊफ को सेशन कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी साफ कहा है कि रऊफ किसी भी तरह की उदारता का हकदार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले जब वो पैरोल पर बाहर हुए थे तो वो तुरंत बांग्लादेश फरार हो गए थे। कहा जा रहा है कि रऊफ के भाई राशिद मर्चेंट को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसे पहले बरी कर दिया गया था। जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया। गुलशन कुमार से जुड़ी कुल 4 याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। इनमें 3 अपील रऊफ मर्चेंट, राकेश चंचला और राकेश खाउकर को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ की गई थी। अब्दुल रऊफ मर्चेंट को आईपीसी की धारा 302, 307 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की 27 के लिए दोषी ठहराया गया था। अब्दुल रशीद दाऊद मर्चेंट को भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 302, 120B और धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी। हत्या के बाद से अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट फरार था और 10 नवंबर 2016 को फेक पासपोर्ट मामले में उसे बांग्लादेश से पकड़कर प्रत्यार्पित कर मुंबई लाया गया था। गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो औरंगाबाद जेल से सजा काट रहा था। 2009 में वो औरंगाबाद जेल से अपने परिवार से मिलने के लिए पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन पैरोल समाप्त होने से पहले ही बांग्लादेश भाग गया था। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में स्थित चितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोली मारकर गुलशन की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि अबू सलेम ने सिंगर गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। गुलशन कुमार ने मना करते हुए कहा था कि इतने रुपए देकर वो वैष्णो देवी में भंडारा कराएंगे। इस बात से नाराज सलेम ने शूटर राजा के जरिए गुलशन कुमार का मर्डर करवा दिया था। अबू सलीम ने गुलशन कुमार के मारने की जिम्मेदारी दाऊद मर्चेंट और विनोद जगताप नाम के 2 शार्प शूटर्स को दी थी। 9 जनवरी 2001 को विनोद जगताप ने कबूल किया कि उसने ही गुलशन कुमार को गोली मारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस्लाम कबूल करने वाले यूपी के उस वक्त संरक्षण देने का निर्देश दिया जब तक हाईकोर्ट की नियमित पीठ 5 जुलाई को उसके मामले की सुनवाई नहीं कर लेती। यूपी की एक हिंदू महिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उसने सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसने अपनी मर्जी से और बिना किसी धमकी या जबरदस्ती के इस्लाम धर्म अपना लिया। और कोर्ट ने ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता एक युवा लड़की है जिसने अपनी सुरक्षा के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है। धर्म परिवर्तन के बाद महिला ने अपना नाम बदलकर आयशा अलवी रख लिया है और जिसके बारे में कुछ खबरें स्थानीय अखबारों में छपी थी। ये ध्यान दिया जा सकता है कि इस्लाम में परिवर्तन होने वाली हिंदू महिला ने सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जबकि दावा किया गया था कि वो अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अत्यधिक खतरे का सामना कर रही है, जिन्हें कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है। महिला ने यह भी दावा किया कि उसके धर्म परिवर्तन के कारण उसे और उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है और हर दिन मीडिया में उसके बारे में दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रकाशित की जा रही है। याचिकाकर्ता महिला एक कामकाजी महिला है और दिल्ली में रहती है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है और 27 मई 2021 को उसने अपनी मर्जी से और बिना किसी धमकी या जबरदस्ती के इस्लाम धर्म अपना लिया। 23 जून 2021 से जब वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में है तो उन्होंने विभिन्न मीडिया कर्मियों के फोन आने लगे, जिन्होंने उनके साथ एक बैठक का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद वे उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके घर आए और फिर उन्होंने उसकी तस्वीरें ली, उसकी अनुमति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध धमकी देकर वीडियो बनाए। उसने अपनी याचिका में कहा है कि उत्तर प्रदेश के छोटे अखबारों और समाचार पोर्टल्स में याचिकाकर्ता के धर्मांतरण के संबंध में पूरी तरीके से बेतुका और काल्पनिक विवरण देने के संबंध में कई खबरें छपी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामुदायिक कुत्तों को खिलाने और उनके इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और साथ ही कहा कि प्रत्येक कुत्ता एक क्षेत्रीय प्राणी है। स्ट्रीट डॉग्स को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें खिलाने का अधिकार। पीठ ने कहा कि ऐसे निकायों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि ये क्षेत्रीय कुत्ते हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ये AWUBI और साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कर्तव्य है कि वे इस तथ्य को सुनिश्चित करें और ध्यान रखें कि सामुदायिक कुत्ते समूह में रहते हैं और साथ ही AWUBI और साथ ही RWUA
द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक समूह में आदर्श रूप से खिलाने के लिए अलग अलग निर्दिष्ट क्षेत्र हों, भले ही इसका मतलब किसी इलाके में कई क्षेत्रों को निर्दिष्ट करना हो। कोर्ट ने इसके अलावा निर्देश दिया है कि सभी कानून प्रवर्तक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्दिष्ट भोजन स्थल पर स्ट्रीट डॉग को खिलाने में कोई उत्पीड़न या बाधा न हो। और फिर 26 फरवरी 2015 को पालतू कुत्तों और स्ट्रीट डॉग्स पर AWUBI के संशोधित दिशा निर्देशों को ठीक से लागू किया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि AWUBI ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या नगर निगम में एक पशु कल्याण समिति होगी जो PCA अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और देखभाल करने वाले फीडर या पशु प्रेमी अन्य निवासी से साथ ही आपसी सामंजस्य और संचार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने कहा कि जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और जानवरों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि AWUBI विभिन्न समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाएगा। कोर्ट ने दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक क्रियान्वयन समिति भी गठित की है जो निम्नलिखित सदस्यों का गठन करेगी। और इसी बाबत आगे की बातचीत करने के लिए, आगे की जानकारी देने के लिए अधिवक्ता शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, स्ट्रीट डॉग के हित में अदालत ने क्या कुछ टिप्पणी की है? देखिए, बताया जाता है आपको, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीठ ने कहा है कि सामुदायिक कुत्तों को भोजन का अधिकार है, नागरिकों को सामुदायिक रहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये व्यक्तियों या समाज के दूसरे सदस्यों को नुकसान उत्पन्न के माध्यम से उसके अधिकारों में उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन कोर्ट ने आगे साफ किया कि प्रत्येक कुत्ता एक क्षेत्र प्राणी है और इसलिए कॉलोनी के कुत्तों को उनके क्षेत्र के भीतर उन स्थानों पर खिलाया जाना चाहिए और उनकी देखभाल की जानी चाहिए जहाँ लोग कम आम जनता और निवासी के उपयोग किए जाते हैं। ये कोर्ट ने अवलोकन किया कि जानवरों को कानून के तहत करना सम्मान का जीने का अधिकार है, एक आंतरिक मूल्य के साथ प्राणी है, इसलिए ऐसे प्राणियों की सुरक्षा सरकार संगठनों में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति द्वारा कुत्ते को कुत्ते को खिलाने प्रबंधित नहीं कर सकता, उस अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि निवासियों RWA के सदस्यों के साथ साथ डॉग फीडिंग को भी करने के लिए एक दूसरे के साथ और इसमें तो नहीं स्थिति पैदा हो। कोर्ट ने आगे कहा यदि सभी सामुदायिक कुत्तों में कोई भी घायल या अस्वस्थ RWA को कस्टम कुत्तों के नगर निगम द्वारा पशु चिकित्सक या निजी तौर पर RWA से इलाज करता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी सारी जानकारी के लिए। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय कोचीन जोन द्वारा दायर एक याचिका पर राज्य सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के सोने की तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फंसाने की ED और अन्य केंद्रीय एजेंसीज द्वारा कथित प्रयास की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेशित न्यायिक जांच को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति PB सुरेश कुमार ने आज मामले की सुनवाई की और कहा कि वो कोई भी आदेश पारित करने से पहले सभी पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करेंगे। ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जबकि महाअधिवक्ता गोपाल कृष्ण कुरुप के राज्य का प्रतिनिधित्व किया। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार की वित्तीय जांच एजेंसी है जो वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 और अन्य अधिनियमों को लागू करने के लिए अनिवार्य है। जुलाई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध वित्तीय लेन देन और राजनयिक चैनल्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी की जांच के अनुसार केरल में संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। 2 आरोपी व्यक्तियों स्वप्न सुरेश और साथी संदीप नायर ने एक वॉइस क्लिप में शिकायत की, जिसे बाद में ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रसारित किया गया। उन्हें ED के कुछ अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव और गृह मंत्री के बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और उसके बाद राज्य पुलिस ने ED के खिलाफ 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की। ED ने अपने उप निदेशक के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए और अपनी दलील दी। मेहता ने कहा कि इस अधिनियम के तहत ED द्वारा की गई जांच से संबंधित मामला भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित COI के अनुसार जांच का विषय नहीं हो सकता।
मुंबई के पत्रकार निखिल मंगेश वाकले ने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम के तहत हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थों और साथ ही डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम 2021 को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में वाकले ने प्रस्तुत किया कि आईटी नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मनमाना, अवैध और मौलिक अधिकारों के विपरीत है और आईटी अधिनियम के अल्ट्रावर्स है। वागले ने अपने याचिका में कहा कि नियम 7 प्रवर्तन निदेशालय को बताकर एजेंसीज को किसी भी समय लागू करने के कानून के तहत सजा के लिए उत्तरदायी बनाने वाले मध्यस्थ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अत्यधिक शक्तियां देता है। उन्होंने तर्क दिया है कि इस प्रावधान के गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि मानहानि के मामलों में या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आधार पर आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। आईटी अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए नियमों से अधिक ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत कार्यकारी अधिकारियों को नियम अत्याधुनिक अनुमानी शक्तियां और साथ ही विवेक प्रदान करते हैं। नियमों का भाग डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता और प्रक्रिया सुरक्षा में संबंधित है। चलिए कोर्ट राउंड अप में फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.